नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को फ्रेंड्स कवर करेंगे, जो आपके नोट्स का क्वेश्चन आपका होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है नोट्स का कई सारे जो है क्लास अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए साथियों सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो कैंडिडेट बिहार डीएलएड का स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और सभी नोट्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर फटाफट आपको एसएमएस कर देना है। आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड के स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। एक बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस ग्रुप में आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप में ऐड करेंगे तभी आपके जो है रैंक आपके अच्छे आएंगे। आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा सकते हैं। डेफिनेटली 100% आपकी जो है सरकारी कॉलेज आप अचीव करेंगे और बढ़िया जो है जिला के अंतर्गत। ग्रुप में क्या है, गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वाइज हो गया, या फिर आप देखेंगे तो फुल एंड प्रैक्टिस सेट प्लस आपका टेस्ट हो गया, और जो है नोट्स वगैरह सारा कुछ आपका वहाँ पर क्या है कि स्पेशल आपका चलाया जा रहा है। और बिहार जो है डीएलएड को स्पेशल आपका टारगेट किया गया है। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, ये आपको बार पूछा रहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, ये आपको बार पूछा रहे। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य रूप से आपका जो है जिम्मेदार होता है, ये क्लोरोफिल होता है। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्लोरोफिल में किस प्रकार के धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका मैग्नीशियम धातु आपके पाई जाती है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से साथियों आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, ये आपको बार पूछा रहे। इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे दलहन के पौधे में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है इसे हम लोग कहते हैं राइजोबियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। बोला जा रहा है कि जो है दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सभी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए साथियों बोला जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। साथियों याद रखेंगे आप लोग कि पादपों में पेड़ पौधे में जल का जो चढ़ाव होता है ये हमारे जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो भी हमारे जो है पौधे के लिए लाभदायक चीज़ें प्राप्त होता है, ये सभी फ्लोएम के द्वारा जो है पेड़ पौधे के सभी अंगों तक संचालित किया जाता है। इसके अलावा साथियों कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि जटिल उत्तक का उदाहरण कौन सा है, तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आपके जटिल उत्तक के उदाहरण है। क्वेश्चन आपके आता है कि चालनी नलिका, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो हमारा चालनी नलिकाएँ होती है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये फ्लोएम उत्तक के द्वारा पाए जाते हैं। फ्लोएम उत्तक में आपके पाए जाते हैं। साथियों याद रखेंगे कि जाइलम के द्वारा जल का जो चढ़ाव होता है ये आपके केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों देखिए पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो है आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आत्महत्या की थैली ये किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसके फटने के कारण से काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से जो है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपके लाइसोसोम को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग लाइसोसोम की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये साथियों आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लाइसोसोम की जो खोज किया गया था ये आपका किया गया था जोहान्सबर्ग आपको दिया गया है, और आपको जो है लास्को दिया गया। तो ये साथियों आपका जो है सभी चीज़ें आपका गलत दिया गया है, और थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो है मिस प्रिंटिंग आपका हो गया है। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा इग्नोर करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो हमारा जो है क्या है कि आपका जो है लाइसोसोम की जो खोज किया गया था फ्रेंड्स ये आपका जो है
डी डुबे के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहेंगे, इसका आंसर जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन की संश्लेषण किनके द्वारा होता है, तो ये जो है आपके राइबोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको पर बताना है। तो ये देखिए आपका जो है कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। देखिए, जीन जो हमारा होता है ये डीएनए के अंतर्गत ही आपका जो है संचित होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखेंगे, डाइन्यूक्लिक एसिड इसका जो है डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। तो देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया था, तो ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका याद रखेंगे आप लोग कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के आधार पर होता है। तो पिता का 50% योगदान होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि मधुमेह रोग जो होता है ये किसकी कमी के कारण से होता है। तो इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से जो है मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसका कि स्रवण जो है अग्नाशय से होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग डायबिटीज नामक बीमारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इंसुलिन की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये अग्नाशय में बनता है। ध्यान रखेंगे, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, ये आपको पर बताना है। तो अग्नाशय में इंसुलिन बनता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और एक्यूरेसी देखना है कि कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। क्योंकि इसका मार्च में जो है आपका एग्जाम होना है, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए साथियों, दूध में जो है विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी अगर अक्सर देखा जाए तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो देखिए साथियों, विटामिन सी जो होता है ये आंवला में पाया जाता है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। अगर विटामिन सी जो है दूध में पाया जाएगा तो फिर दूध जो है फट जाएगा। यही कारण है कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे कि विटामिन ए जो होता है ये आपके गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये रेटिनॉल है, और इसकी कमी के कारण से जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी का केमिकल नाम थायमिन होता है, जो कि केला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। इसके अलावा साथियों अगर विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी का केमिकल नाम की साथियों अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, और ये जो है आपके मछली के कॉड लिवर तेल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। इसके अलावा साथियों यहाँ से आपका पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे CH और जो B होता है ये आपका पानी में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील अगर विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है A और आपका D, फिर आपका यहाँ पर E और आपका K होता है। ध्यान रखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो ADEK वसा में घुलनशील होता है, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो CH आपका B कॉम्प्लेक्स होता है। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दूध में आपके नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। देखिए मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन, और देखिए याद रखेंगे आप लोग कि यूरिया का जो है फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो ये जो है गुर्दा में होता है।
यकृत में होता है और मानव बॉडी के अंतर्गत यूरिया का कितना परसेंट जो है पाया जाता है, तो ये आपके जो है 2% यूरिया का परसेंट आपके पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात करें तो अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे मानव बॉडी का शरीर का तापमान, 2 से 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेना है। बिल्कुल भी आप सभी लोगों को ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो साथियों अगर देखा जाए तो मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 37 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। देखिए जो हमारे बॉडी के अंतर्गत स्पाइनल कॉर्ड होता है, इससे पूछा जा रहा है कि कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि इससे जो निकलने वाली टोटल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका तंत्र होता है ये टोटल आपका 31 होता है, 31 होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, आपको पर बताना है। तो देखिए गुणसूत्र की जो खोज किया गया था ये किया गया था वाल्डेयर के द्वारा। देखिए ध्यान रखेंगे गुणसूत्र की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मनुष्य में बोला जा रहा है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जिसे आप लोग क्रोमोसोम बोलते होंगे। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 होता है। जोड़ा में अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो 23 आपका पेयर्स होता है। और यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, ये आपको पर पूछा है। तो सबसे छोटी फ्रेंड्स अगर जीवित कोशिका की मैं बात करूँ तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और इन सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है। डेफिनेटली डीएलएड के एग्जाम में आपका जो है बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके छपने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी 100% गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये आपको पर पूछा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये आपको पर पूछा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। ध्यान रखिएगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डाई ऑक्सी जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोशिका के भीतर श्वसन का बोला जा रहा है कि जो है केंद्र कहाँ होता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत कोशिका के अंतर्गत श्वसन का जो फ्रेंड्स आपका केंद्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के सभी अंगों तक होता है। यही कारण है कोशिका का पावर हाउस या जो है ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टमाटर का खाने योग्य जो भाग होता है ये हमारा होता है फल भित्ति। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये लाइकोपीन के कारण से होता है। ध्यान रखेंगे ये आपका जो है लाइकोपीन के कारण से टमाटर का जो रंग होता है ये आपका लाल होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। टमाटर में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर के अंतर्गत आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो अगला दिया गया है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है। देखिए पपीता का खाने योग्य भाग क्या है ये आपको पर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य फल भित्ति।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कुरकुमिन के कारण से हल्दी का पीला रंग होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि हल्दी के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो जड़ को खाते हैं या फिर बोल सकते हैं कंद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिएगा तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे टमाटर में लाल रंग जो है किसके कारण से, तो लाइकोपिन के कारण से होता है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील करा दिया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे तो बिल्कुल आपके छूटने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और जो भी मैं आपको फैक्ट को कवर कराता हूँ ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सुनना है। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट की बात करें तो दिया गया है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, ये आपको ऊपर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, ये आपको ऊपर पूछा आ रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे दूध के अंतर्गत पाए जाने वाला जो शर्करा होता है इसे हम लोग कहते हैं लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला जो शर्करा होता है इसे हम लोग कहते हैं लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। बोला जा रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम मैक्सिमम जो फ्रेंड्स आपका होता है ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको जो है देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके जो है सेट किया गया है। बिल्कुल आपके जो है क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपके छपने वाला जो है सिलेक्ट किया गया है। तो सभी क्वेश्चन को आपको साथियों जो है रट जाना है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीएस का टोटल आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर अच्छे से आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन कर लिए तो डेफिनेटली अपने जिला के अंतर्गत आपको जो है बेहतर कॉलेज प्रीफेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व जो होता है ये आपका मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। देखिए वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है ये आपको ऊपर पूछा है। तो देखेंगे तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गामा किरण। साथ ही याद रखेंगे गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि तरंग दैर्घ्य में अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो अल्फा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वेदन क्षमता में अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गामा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे अधिक अगर तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो ये आपका रेड लाइट यानी कि आपका जो है लाल प्रकाश जो होता है इसका तरंग दैर्घ्य ये सबसे अधिकतम होता है। और सबसे अधिक अगर विचलन की बात करेंगे तो ये आपका जो है ब्लू का ही विचलन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम विचलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके लाल प्रकाश का होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ईजी है लेकिन बार बार ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो बताएंगे कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है ये निर्वात में होती है, जबकि ध्वनि की चाल की अगर हम बात करेंगे अधिकतम कहाँ पर होती है तो ये आपके जो है ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नोट डाउन करेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश किसके कारण दिखाई देता है। देखिए साथियों वायुमंडल में प्रकाश जो है एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, और जिसके कारण से क्या है कि प्रकाश परिकिरणन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं हो पाती है, यानी परिकिरणन नहीं हो पाता है। इसी कारण से अंतरिक्ष में यात्री को काला दिखाई प्रतीत होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है ये आपको नंबर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा परिकिरणन के कारण से। या फिर आसमान हमें जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये भी आपका परिकिरणन के कारण से, क्योंकि बैगनी प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये काफ़ी ज़्यादा जो है परिकिरणित होते हैं। इसी कारण से क्या है कि इसका ज़्यादा विचलन होने के कारण से
ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, जिसके कारण से क्या है कि हमें वायुमंडल या फिर देखा जाए आसमान नीला दिखाई देते हुए प्रतीत होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला में दिया गया है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडल से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है अब नहीं छूटेंगे, क्योंकि जितनी भी वायुमंडल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिस बेसिस पर आपको पूछा गया था, ये सारा आपका कलेक्ट कर लिया गया है। और नोट्स वाले एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। डेली का डेली आप सभी लोगों को जो है अटेंड लेना है सारे क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों का जुड़ा हो तो एक पढ़ाने में एक अद्भुत जो है कॉन्फिडेंस भी मिले, और साथ ही आपका जो है पढ़ाने में एक अलग अंदाज मिले। तो साथ ही दिया गया है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो तारों की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो हमारा हो जाएगा अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि होटर का तार किसका बना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। यहाँ पर देखिए आपका होना चाहिए था हीटर। हीटर का जो तार होता है फ्रेंड्स, ये किसका बना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए हीटर का जो तार बना होता है, ये आपका जो है नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए टंगस्टन का जो है गलनांक आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 3500 डिग्री जो है सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है, जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब को बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो साथियों इसे हम लोग कहते हैं केशिकत्व क्रिया। बिल्कुल आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा। 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व क्रिया के कारण से तेल द्वीप में बत्ती के सहारे जो है तेल ऊपर की ओर चढ़ती है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। टोटल आपका जो है 40 क्वेश्चन आपके होने थे, लेकिन इस सेट के अंतर्गत 39 क्वेश्चन को ही आपका कवर किया गया है। तो आप सभी लोग जो है एक क्वेश्चन आपका जो है इसमें कम है, तो आप सभी लोगों को देखना है कि जो आपका जीएस का पेपर आपका होना है टोटल आपका 40 क्वेश्चन का, इसमें कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग अगर पूछा जाता है, तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ही ऊंचे पैमाने पर अगर हो जाता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो फिर यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो फिर जितनी भी आपका जो है सिलेक्टिव आपका नोट्स दिया गया था, सारा मैंने आपको जो है कवर करा दिया है। और जो है आज के बाद जो भी आपका क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो कम से कम आपका जो है 50 क्वेश्चन आपका करके जो है प्रत्येक नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो डीएलएड के अंतर्गत आपका बार बार पूछा गया है, सिर्फ अब आपको क्या है कि यही चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिले। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।